हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लास्ट दो क्लासेस में रिवेटेड कनेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग वेल्डेड कनेक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आज के ही क्लास में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस जो होगा वो वेल्डेड कनेक्शन के डिस्कस करेंगे और इसमें ही आपके वेल्डेड कनेक्शन के सारे जितने भी टाइप्स हो सकते हैं, जितने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है इसमें एसबीटी के और आपके एसएससी जेईई लेवल पे भी पूछे गए 2007 से 2015 के बीच में कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो भी हम लोग इसमें कंसिडर किए हैं। तो टोटल ये 20 क्वेश्चंस होगा जो हम लोग वेल्डेड कनेक्शन से करेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द टाइप ऑफ वेल्डिंग यूज्ड टू कनेक्ट टू प्लेट्स एट अ लैप जॉइंट इज कॉल्ड। अब कह रहा है कि लैप जॉइंट को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो किस टाइप का वेल्डिंग हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग प्लान बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, हम लोग इसको एक सेक्शन बनाते हैं। ये आपका एक सेक्शन है लैप जॉइंट का। अब इसको आप जनरली किस तरह से कनेक्ट करते हैं, इस तरह से कनेक्ट करते हैं अगर कोई कंडीशंस नहीं दिया हुआ है तो। और जब इसका हम लोग आप प्लान बनाएं, अगर ये प्लान में आपका ये लैप जॉइंट है इस तरह से, तो आप इसको यहाँ पे पहले वेल्ड करते हैं, फिर यहाँ पे वेल्ड करते हैं। और अगर आपको लेंथ पूरा नहीं हो पाता है, अगर वेल्डिंग का लेंथ रिक्वायर्ड जो है वो अगर आ रहा है आपका फॉर एग्जांपल 200 mm और ये प्लेट अगर आपका 80 mm का है, तो इसका मतलब है कि ये 80 और 80 160 mm होगा, तो 40 mm आपका रिमेनिंग रह जाएगा। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे इसके एक स्लॉट बना करके या तो स्लॉट वेल्ड करते हैं ये एजेस में, या तो हम लोग इसको पूरे को भर देते हैं तो वो प्लग वेल्ड हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग एक फिलेट लैप जॉइंट को हम लोग जनरली जो कनेक्ट करते हैं वो हम लोग इस फिलेट वेल्ड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में और कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि सिर्फ आपका फिलेट वेल्ड होगा। अगर कोई कंडीशन कहता कि आपको किसी भी केस में या फिर लेंथ पूरा नहीं हो पाता है उस केस में, तो आपका प्लग, स्लॉट और फिलेट ये तीनों आपका करेक्ट ऑप्शन होता। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ पूछ रहा है, ये डायग्राम एक तरह से समझिए कि आपके माइंड में क्रिएट करना चाहता है कि एक ऐसा लैप जॉइंट है तो आपको इसको हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि ये आपका फिलेट वेल्ड है 90 डिग्री का, ये भी आपका फिलेट वेल्ड है 90 डिग्री का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिलेट वेल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है वो है बट वेल्ड, प्लग वेल्ड, स्लॉट वेल्ड और फिलेट वेल्ड। बट वेल्ड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बट वेल्ड तो हम लोग जब इस तरह से प्लेट को कनेक्ट करते हैं तब होता है। तो ए तो पहले ही रॉन्ग हो गया। बी और सी नहीं होगा क्योंकि करेक्ट ऑप्शन हो सकता है बी और सी, हम लोग लैप जॉइंट को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, बट इसमें आपको वो कंडीशंस नहीं बता रहा है। ये हम लोग कब करते हैं, प्लग और स्लॉट हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों का फिलेट वेल्ड से लेंथ नहीं रिक्वायर्ड पूरा होता है, तब हम लोग प्लेट को कट करते हैं और उसको स्लॉट करते हैं। डायरेक्टली हम लोग स्लॉट और प्लग वेल्ड डायरेक्टली कभी नहीं करते हैं क्योंकि हमेशा हमारे पास ये दो कंडीशंस अवेलेबल होता है। हम ये दो कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करते हैं। लेंथ रिमेनिंग अगर आपका रह जाता है जैसे 200 माइनस 160 तो 40 mm का वेल्डिंग और रिक्वायर्ड है, तो 40 mm के लिए फिर हम लोग स्लॉट या प्लग करते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए फिलेट वेल्ड ऑफ लेंथ एल इज। अगर एक फिलेट वेल्ड है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये टोटल लेंथ जो है ये आपका एल है अगर, तो इसका इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड कितना होगा। तो हम लोग क्लासेस में भी डिस्कस किए थे और हम लोग जो स्टील का अगर आप वेल्डेड कनेक्शन का थ्योरी देखेंगे तो उसमें भी हम लोग ये डिस्कस किए थे कि इफेक्टिव लेंथ जो होता है वेल्ड का वो होता है आपका टोटल लेंथ माइनस ट्वाइस द साइज ऑफ वेल्ड। ये इसका डेफिनेशन है इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड का, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको पता है कि 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड आपको पता होता है। आप उसका ट्वाइस जो होगा, हम लोग यहाँ से एक पोर्शन, यहाँ से एक पोर्शन, ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये हम लोग रिमूव करके L माइनस 2D जो है या 2S कह लीजिए, हम लोग इसको कहते हैं आपका इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है L माइनस 4D, 2/3L, L माइनस 2D और चौथा है L माइनस D। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा L माइनस 2D। तो यहाँ पे क्योंकि D से हम लोग साइज को डिनोट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे D हम लोग लिखेंगे L माइनस 2D। नहीं तो हम लोग क्या लिखते हैं L माइनस 2S लिखते हैं, इसको साइज को हम लोग S से डिनोट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 का C, ठीक है। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब ए वेल्ड टाइप। इसमें से कौन सा है जिसको हम लोग वेल्ड टाइप नहीं जानते हैं। जैसे पहला है आपका बट वेल्ड, तो बट वेल्ड वेल्ड का टाइप है। दूसरा ऑप्शन है प्लग वेल्ड, प्लग वेल्ड भी आपका वेल्डिंग का टाइप है। तीसरा ऑप्शन है आपका जिगजैग वेल्ड और चौथा ऑप्शन है आपका लैप वेल्ड। तो लैप वेल्ड और जिगजैग वेल्ड, अब ये दो समझिए, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। लैप वेल्ड आप इसको कह सकते हैं, इस तरह का जब आप कनेक्शन कर रहे हैं तो आप इसको कह सकते हैं कि आप लैप जॉइंट को एक फिलेट वेल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका नाम आप दे सकते हैं लैप वेल्ड,
ठीक है, ये एक एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, 2008 या 2009 में ऐसा क्वेश्चन पूछा है, वहां से ही हम ये क्वेश्चन को लिए हैं। ठीक है, तो इसको आप लैप वेल्ड कह सकते हैं क्योंकि ये लैप जॉइंट को कनेक्ट कर रहा है। जिगजैग वेल्ड क्या होता है? जिगजैग वेल्ड का मतलब है कि कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ऐसे करके आपका वेल्डिंग क्या होगा। तो अगर आप इस तरह से भी वेल्डिंग करते हैं तो आप या तो आप इसको बट वेल्ड कर रहे हैं, मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपका एक प्लेट है, यहाँ से इस तरह से वो प्लेट जो है वो ऐसा साइज का है, इसको आप बट वेल्ड कर रहे हैं, दूसरा एक प्लेट है जो इस साइज का है, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा जिगजैग पैटर्न होगा, तो भी तो ये आपका क्या होगा, बट वेल्ड ही होगा, क्योंकि दो प्लेट को आप साइड बाय साइड कनेक्ट कर रहे हैं तो बट वेल्ड होगा, एक दूसरे के ऊपर कनेक्ट कर रहे हैं तो लैप वेल्ड होगा। तो इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर ए बट वेल्ड आप सुने हैं, बी प्लग वेल्ड आप सुने हैं, और डी लैप वेल्ड भी आप अभी के बाद से आप कह सकते हैं कि आप सुने हैं। लेकिन जिगजैग वेल्ड जो है वो वेल्डिंग का टाइप नहीं है, वो है कि एक पैटर्न है, आप उसको जिगजैग कर रहे हैं या आप उसको स्ट्रेट कर रहे हैं। जैसे ये हमारा स्ट्रेट है, आप इसको चेन लाइन कह सकते हैं, तो ये आपका स्ट्रेट पैटर्न है, ये आपका जिगजैग पैटर्न है, मगर टाइप क्या होगा, या तो स्लॉट होगा, या तो प्लग होगा, या तो फिलेट होगा, या फिर आपका बट होगा। तो इसका मतलब है कि जो जिगजैग वेल्ड है वो आपका वेल्डिंग का टाइप नहीं है, वो आपका वेल्डिंग का पैटर्न है। ठीक है, तो 3 का जो ऑप्शन होगा वो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस T एंड साइज ऑफ वेल्ड S आर कनेक्टेड एज। हम लोग जो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस है T और साइज ऑफ वेल्ड S, उसको हम लोग किस तरह से कनेक्ट करते हैं, किस रिलेशन में कनेक्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शंस दिया हुआ है T इज इक्वल टू के एस स्क्वायर, T इज इक्वल टू के एस क्यूब, T इज इक्वल टू के एस और T इज इक्वल टू के अंडर रूट एस। तो हम लोगों को पता है कि इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस जो होता है वो K इंटू एस होता है, और K का जो वैल्यू है वो 60 से 90 के बीच जब हम लोग रहते हैं तो यहाँ पे 0.707 होता है, तो हम लोग इसको 0.7 कंसिडर करते हैं। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे 91 से 100 तक जाता है तो वहाँ पे 0.65 हो जाता है, फिर 0.6 हो जाता है, फिर 0.55 हो जाता है, और लास्ट 114 से 120 डिग्री तक जाते हैं तो यहाँ पे आपका 0.5 हो जाता है। तो ये आपका K का सारा वैल्यू है। तो हम लोगों को पता है कि T इज इक्वल टू के एस होता है। तो 4th का भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी है ऑप्शन नंबर सी। 5th क्वेश्चन है मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड फॉर अ प्लेट ऑफ स्क्वायर एज इज। अगर हम एक दो प्लेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं और उसके बीच में अगर आपका स्क्वायर एज है, जैसे इसको ही कंसिडर कर लीजिए या फिर आप इसको कंसिडर कर लीजिए कि आप एक एंगल को, ये आपका स्क्वायर एज इसको बोलते हैं, और राउंड एज किसको बोलते हैं, जो हम लोग इस तरह से ऐसे कंसिडर करते हैं, तो ये कहलाता है आपका राउंड एज। तो इस दोनों को अगर आप गसेट प्लेट से कनेक्ट करते हैं तो ये आपका गसेट प्लेट है। तो दोनों के लिए आपको कंडीशन पता है कि जब आप इसको एक गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये आपका 90 डिग्री बना रहा है। तो इस केस में जो आपका मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड आप ले सकते हैं वो आपका ये, अगर आपका थिकनेस है तो ये आपको यहाँ से 1.5 mm माइनस करना पड़ेगा। और जब राउंड एज की बात कर रहे हैं और ये आपका थिकनेस है तो आप यहाँ पे 3/4 ऑफ थिकनेस तक ही मैक्सिमम जो है वो आप फिलेट वेल्ड कर सकते हैं। तो आपको क्या पूछ रहा है कि जब आपका स्क्वायर एज हो, स्क्वायर एज मतलब ये वाला एज जो है ये आपका इस तरह से स्क्वायर हो, तो इसमें आपका हो जाएगा T माइनस 1.5 mm। ये होगा आपका मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, वहाँ पे भी हम लोगों को ये काम आता है। ठीक है, तो ऑप्शन से 1.5 mm लेस देन द थिकनेस ऑफ द प्लेट, यही वाला वैल्यू। सेकंड है 2/3 ऑफ द थिकनेस ऑफ द प्लेट, ये तो लेते नहीं है। थर्ड है फुल थिकनेस ऑफ द प्लेट, ये भी नहीं लेते। ये बट वेल्ड के केस में होता है, जब हम लोग अगर एक बट वेल्ड करते हैं, ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, इसको अगर हम लोग इस तरह से दोनों तरफ से अगर हम लोग इसको ऐसा करके अगर हम लोग इसको बना देते हैं, बिवेल्ड बना देते हैं, तो इस केस में क्या होता है, इसको हम लोग कंप्लीट पेनिट्रेशन मानते हैं। तो इसमें जो हम इसमें वेल्डिंग करेंगे, ये वेल्डिंग जो होगा ये थिकनेस ऑफ द मेन प्लेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और चौथा है 1.5 mm मोर देन द थिकनेस ऑफ द प्लेट, मतलब ये थिकनेस है आपका अगर 12 mm का तो इससे 1.5 mm मोर, तो वो भी नहीं लेते, हम लोग लेस लेते हैं। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6, द थ्रॉट इन अ फिलेट वेल्ड इज। फिलेट वेल्ड में थ्रॉट क्या होता है? लार्जर साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द फिलेट, हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द फिलेट, स्मॉलर साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द फिलेट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द हाइपोटेनियस। मतलब कह रहा है कि अगर आपका ये एक एंगल है, इसमें आपका ये हम लोग इस तरह से कंसिडर करते हैं कि ये हम लोग एक फिलेट वेल्ड किया है, ये हम लोग इसको अभी भरते नहीं है, ये हम लोगों का एक एंगल हम लोग दो कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग जैसे एक फिलेट वेल्ड किए। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका हम लोग क्या करते हैं, ये आपका एक दो लेग हो गया और इस अब ये आपका कनकेव है या कन्वेक्स है, तो हम लोग क्या करते हैं एक अंदर में एक
ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। अब इस ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में कह रहा है कि आपका थ्रॉट किसको बोलते हैं, या तो ये वाला जो आपका लेग है, या फिर ये वाला आपका जो लेग है, या फिर ये वाला जो आपका लेग है, या फिर ये, इसको हम लोग रूट बोलते हैं। ये जो जॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं रूट। इस रूट से लेकर के एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हाइपोटेनियस तक जाता है, तो हम लोगों को पता है कि हम लोग इसको बोलते हैं थ्रॉट थिकनेस, ठीक है। और ये जो होता है ये कहलाता है आपका लेग। इसी को हम लोग साइज ऑफ वेल्ड भी बोलते हैं, साइज ऑफ वेल्ड। तो थ्रॉट थिकनेस बोलते हैं ये जो रूट से जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रॉट। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द हाइपोटेनियस, मतलब 6 का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाय, अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे, साइज ऑफ द प्लेट, साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ फिलेट वेल्ड, थ्रॉट ऑफ द फिलेट वेल्ड या लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो हम लोग थ्रॉट निकालते हैं, ये थ्रॉट को ही हम लोग साइज बोलते हैं, मतलब ये जो लेंथ होता है ये साइज होता है, लेकिन ये साइज को तो हम लोग साइज लेते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं के से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। मतलब ये जो थ्रॉट थिकनेस है ये आपका बेसिकली आपका साइज ऑफ वेल्ड बताता है। हम लोग जो अभी इसी बात को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस ट्रायंगल में ये जो लेग होता है ये आपको बताता है कि कंप्लीट आपका कितना वेल्डिंग आप कर रहे हैं। बट हम लोग किस में इंटरेस्टेड होते हैं, इस कंप्लीट वेल्ड में इंटरेस्टेड नहीं होते। जब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जो एक्चुअल वेल्ड स्ट्रेंथ ले रहा है उसकी बात करेंगे। तो जब भी आपका साइज ऑफ वेल्ड की बात होती है तो उस एक्चुअल वाली की बात होती है, जो T इज इक्वल टू KS है, इसकी बात होती है। इसका मतलब है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, T को इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, यही बोलते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा थ्रॉट ऑफ द फिलेट वेल्ड, मतलब ऑप्शन नंबर बी। 7 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 एक्चुअल थिकनेस ऑफ ए बट वेल्ड व्हेन कंपेयर्ड विद द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज। बट वेल्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो एक्चुअल थिकनेस होता है ये प्लेट के कितने क्या होता है, इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, लेस, मोर या फिर लेस, मोर या इक्वल। तो हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होगा तो लेस होगा, और अगर कंप्लीट पेनिट्रेशन होगा तो बराबर होगा। यही हम लोग अभी यहाँ पे बट वेल्ड का जब डायग्राम बनाए थे तो ये डिस्कस कर रहे थे। तो क्योंकि इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन तो इसमें लिखा नहीं है, तो जब लिखा नहीं है तो वो हम लोगों को एज्यूम नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो ऑप्शंस है कि जब हम लोग बट वेल्ड की बात करें तो हमारे माइंड में ये इमेज आ रहा है कि मैक्सिमम कितना जा सकते हैं हम लोग, बराबर जा सकते हैं प्लेट के, प्लेट से ज़्यादा तो हम लोग वेल्डिंग नहीं कर सकते। कि ये एक अगर प्लेट है तो इससे हम लोग ऊपर एक्स्ट्रा ऐसे तो बट वेल्ड नहीं कर सकते हैं, हम लोग इसके बराबर ही बट वेल्ड करते हैं। ये जो आपका लाइन है थिकनेस है इसके बराबर करते हैं, उस पूरे को हम लोग एक प्लेट कंसिडर करते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शंस में से आपका इक्वल जो है वो आपका होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 द फिलेट वेल्ड हुज एक्सिस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज नोन एज साइड फिलेट वेल्ड, एंड फिलेट वेल्ड, फ्लैट फिलेट वेल्ड या फिर डायगोनल फिलेट वेल्ड। अब ये सारा क्या होता है, आप एक प्लेट को कनेक्ट कर रहे हैं, ये आपका एक प्लेट है, इसको आप एक दूसरे प्लेट से इस तरह से फॉर एग्जांपल कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों का इस तरह से भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं, इस तरह से भी वेल्डिंग करते हैं, इस तरह से भी वेल्डिंग करते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपका कंडीशन ऐसा होता है कि जैसे ये एक प्लेट है, ठीक है, और या फिर आपका ऐसा मान लीजिए यहाँ पे आपका एक प्लेट ऐसा है और एक प्लेट, या इस तरह से ले लें कि एक प्लेट आपका ऐसा है और एक प्लेट आपका ऐसा है। तो इस शेप का अगर आपका प्लेट चल रहा है तो आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो वेल्डिंग कर रहे हैं ये आपका ना एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में है, ये आपका डायगोनल है, इस तरह से है। तो ये आपको क्या हो गया, ये कह रहा है आपको डायगोनल वेल्ड, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन है फ्लैट फिलेट वेल्ड, मतलब है कि आपका ये आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप इस तरह समझिए कि यहाँ जो हम लोग अभी लैप जॉइंट बनाए हुए थे, ये लैप जॉइंट को आप इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें फ्लैट फिलेट वेल्ड का मतलब है कि ये वाला फिलेट वेल्ड जो सिंपल आपको 2 प्लेट को कनेक्ट कर रहा है। तो इसका अगर हम लोग प्लान बनाएंगे तो ये प्लान कैसा होगा, ये प्लेट ओवरलैप कर रहा है, ये वाला फिलेट वेल्ड है, ये वाला फिलेट वेल्ड है। तो लोड किधर लग रहा है, P इस तरफ लग रहा है, तो ये उसके क्या हो गया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया। ये 2 ऑप्शन हो गए। तीसरा है आपका एंड फिलेट वेल्ड और चौथा है आपका साइड फिलेट वेल्ड। एंड फिलेट वेल्ड क्या होता है कि जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि इफेक्टिव लेंथ जो होता है फिलेट वेल्ड का, ये इफेक्टिव वेल्ड क्या होता है, एक्चुअल लेंथ -2 इंटू साइज।
ठीक है। तो हम लोग यहाँ जो डायग्राम में शो करते हैं, हम लोग डायग्राम में शो करते हैं जो हम लोगों को इफेक्टिव लेंथ रिक्वायर्ड निकल करके आता है, हम लोग उसको शो करते हैं। लेकिन जब आप साइट पे जब आप वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ तो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको देना ही, जो आपका स्ट्रेंथ एक्चुअली लेगा। लेकिन आप क्या करते हैं कि ये जो 2s यहाँ से माइनस किया हुआ रहता है, ये 2s आप यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि जो टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड है उसमें से ही आपका 2s माइनस होगा तो आपका इफेक्टिव लेंथ रिक्वायर्ड आएगा। तो आप डायग्राम में दिखाते हैं यहाँ पे 80 mm का, जैसे आपका ये ओवरलैप है तो आप ये 80 mm दिखाते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका 100 mm दिखाते हैं। तो ये तो आपका न्यूमेरिकल में निकल करके आया कि 260 mm का लेंथ रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ 80, यहाँ 100 दे दिए तो ये टोटल आपका 260 हो गया। बट अगर आप 260 mm का सिर्फ वेल्डिंग कर देंगे तो उसमें से आपका ये 2s माइनस करके तब इफेक्टिव लेंथ बचेगा आपका 200 हो सकता है 50 mm बचेगा। तो ये तो फिर आपका वेल्डिंग फेल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग साइड पे जब वेल्डिंग करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये 1s और ये 1s ये हम लोग एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं। यही आपको कहलाता है एंड फिलेट वेल्ड, एंड फिलेट वेल्ड। और ये वाला जो हम लोगों का वेल्डिंग होता है ये कहलाता है हम लोगों का साइड फिलेट वेल्ड। ये हम लोग साइड्स में कर रहे हैं, तो साइड्स में कर रहे हैं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका लोड के, इसका जो एक्सिस है ये लोड के पैरेलल जा रहा है। तो इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। साइड फिलेट वेल्ड वो वेल्ड है जिसका एक्सिस आपके लोड के डायरेक्शन के पैरेलल होता है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर पूछता तो आप फ्लैट वेल्ड जो हम लोग बात कर रहे थे, ये लोड के परपेंडिकुलर इसका लाइन ऑफ एक्सिस है, तो उस केस में आपका ये हो जाता है फ्लैट फिलेट वेल्ड। ठीक है, या फिर आपका ये भी हो जाएगा एंड फिलेट वेल्ड का भी जो एक्सिस होगा वो भी आपका लोड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 9th का ए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फिलेट वेल्ड इज रिकमेंडेड इफ द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस इज। ऑप्शन नंबर ए है आपका लेस देन 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेटर देन 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेटर देन 60 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है ग्रेटर देन 145 डिग्री। तो हम लोग फिलेट वेल्ड के बारे में पढ़े हैं कि हम लोगों का इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस क्या होता है, K इंटू एस। K का वैल्यू क्या होता है, ये 0.7 से लेकर के 0.5 तक वेरी करता है। तो 0.7 किसका होता है, 60 to 90 का, और 0.5 कहाँ तक आता है, 114 से 120 का। इसका मतलब है 16 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में, 120 डिग्री के बीच में अगर आप फिलेट वेल्ड देते हैं तो उसमें आपको K का वैल्यू मिलेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 16 और 120 के बीच में आ रहा है। लेस देन 45 है तो फिलेट वेल्ड नहीं दे सकते हैं, ग्रेटर देन 120 है तो नहीं दे सकते हैं, तो ग्रेटर देन 145 में भी नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब है कि ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 90 डिग्री में आप फिलेट वेल्ड दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। तो 10th का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिलेट वेल्ड। ऑप्शंस क्या है, मीटर, सिंगल जे, सिंगल बेवल, स्क्वायर। इन चारों में से कौन सा जो है वो आपका फिलेट वेल्ड है। तो हम लोग फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड दोनों के बारे में पढ़े हैं कि फिलेट वेल्ड आपका क्या होता है, मीटर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और बट वेल्ड के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि ये आपको क्या होता है, सिंगल जे यू वी, डबल जे यू वी, स्क्वायर। ये सारा टाइप का जो मतलब सिंगल जे, सिंगल यू, सिंगल वी, डबल जे, डबल यू, डबल वी, स्क्वायर, ये सारा जो है ये आपके बट का टाइप है, और ये तीनों जो है ये आपके फिलेट का टाइप है। तो इसमें से ऑप्शंस में सिर्फ एक ही है ए जो आपका फिलेट वेल्ड है। तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, 11th का ए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग वेल्ड मेटल। वेल्ड मेटल जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए करेक्ट ऑप्शन चुनिए। ऑप्शन है, वेल्ड मेटल इज सेम एज पेरेंट मेटल, वेल्ड मेटल इज सेम एज स्टील, इट हैज हायर यील्ड टू अल्टीमेट रेशियो, इट हैज हायर डक्टिलिटी कंपेयर टू स्ट्रक्चरल स्टील। अब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी समझिए कि आप जो वेल्डिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बट वेल्ड का एग्जांपल लेते हैं। तो बट वेल्ड में क्या होता है कि ये आपका एक मेटल है, इसको हम लोग पेरेंट मेटल बोलते हैं 1, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट मेटल 2। आप इसको वेल्डिंग से कनेक्ट कर रहे हैं। आप जब इसमें पूरा बट वेल्ड कर देते हैं तो आप क्या करते हैं, फिर आप इसको एज ए सिंगल यूनिट समझते हैं। मतलब है कि आप जो वेल्डिंग कर रहे हैं वो वेल्डिंग इस तरह का है कि वेल्डिंग करने के बाद आप इस पूरे का जो स्ट्रेंथ होता है, पूरे का जो प्रॉपर्टीज होता है, आप उसको सिमिलर मानते हैं। इसका मतलब है कि ये है आपका वेल्ड मेटल और ये है आपका पेरेंट मेटल।
ये दो मेटल है, इस दोनों को आप इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं कि ये दोनों के जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल क्या हो जा रहे हैं, सेम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शन इसमें क्या दे रहा है कि वेल्ड मेटल इज सेम एज पेरेंट मेटल। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर सी और डी देखिए क्या कह रहा है, इट हैज हायर यील्ड टू अल्टीमेट रेशियो और इट हैज हायर डक्टिलिटी कंपेयर टू स्ट्रक्चरल स्टील। अगर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर रहे हैं कि वेल्ड मेटल और पैरेंट मेटल में सारा प्रॉपर्टी सब कुछ सेम हो जाता है, तो हायर डक्टिलिटी और हायर यील्ड स्ट्रेंथ का तो बात ही खत्म हो गया। तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि ए करेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो ए करेक्ट है और सी और डी रॉन्ग है, ये आपको समझ में आ गया। और ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, वेल्ड मेटल इज सेम एज स्टील। तो वेल्ड मेटल स्टील के सेम नहीं होता है, वेल्ड मेटल पैरेंट मेटल के सेम होता है। अगर आप पैरेंट मेटल जैसे अगर आप ले रहे हैं Fe250 तो आपका जो वेल्ड मेटल होगा वो भी Fe250 का होगा। अगर आप पैरेंट मेटल ले रहे हैं Fe415 तो ये वाला वेल्ड मेटल भी आपका होगा Fe415। तो कहने का मतलब है कि ये स्टील के सिमिलर नहीं होता है, ये आपको पैरेंट मेटल के सिमिलर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा बारीकी है इसमें। तो इसलिए आपका 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी आपका हो जाएगा ए, वेल्ड मेटल इज सेम एज पेरेंट मेटल। 13th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर इनकम्प्लीट फ्यूजन। इसमें से क्या वो रीजन है जो इनकम्प्लीट मतलब इनकम्प्लीट फ्यूजन होने का इसमें से कौन सा रीजन नहीं है। इसका मतलब है कि 4 में से 3 ऑप्शंस होंगे जो इनकम्प्लीट फ्यूजन होने का रीजन होंगे। तो ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस दिया हुआ है सरफेसेस टू बी ज्वाइंटेड आर कोटेड विद ऑक्साइड्स, इनसफिशिएंट करंट सप्लाइड बाय वेल्डिंग इक्विपमेंट, हाई रेट ऑफ वेल्डिंग और यूज ऑफ लार्ज इलेक्ट्रोड्स। अब ये 4 ऑप्शंस में हम लोग जब डिफेक्ट्स इन वेल्ड पढ़े थे, जब हम लोग वेल्डेड कनेक्शन पढ़ रहे थे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि डिफेक्ट्स इन वेल्ड क्या क्या हो सकते हैं। उसमें से एक डिफेक्ट होता है आपका इनकम्प्लीट फ्यूजन, मतलब जो आपके वेल्ड है और जो आपका पेरेंट मेटल है उन दोनों के बीच का फ्यूजन जो है वो इनकम्प्लीट होता है, वो अधूरा रहता है। तो उसके पीछे के रीजंस क्या था, पहला कि जो आपका मटेरियल है वो आपका क्लीन नहीं है, वो ऑक्साइड से मतलब आपको उसमें ऑक्साइड अवेलेबल है, ऑक्साइड्स प्रेजेंट है, तो ऑक्साइड प्रेजेंट होगा तो इनकम्प्लीट फ्यूजन होगा, ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन हम लोग डिस्कस किए थे कि इसमें अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है करंट अगर वो प्रॉपरली फ्लो नहीं होगा तो उस केस में भी आपका इनकम्प्लीट फ्यूजन होगा। फिर तीसरा ऑप्शन है आपका कि अगर आपका रेट ऑफ वेल्डिंग हाई होगा तो उस केस में भी आपका इनकम्प्लीट फ्यूजन होगा। अगर कांस्टेंट रेट ऑफ वेल्डिंग नहीं रखेंगे तो आपका इनकम्प्लीट फ्यूजन होगा। ये 3 हम लोग जो कंडीशंस डिस्कस किए थे इससे आपका इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है। और चौथा ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है वो है यूज ऑफ लार्जर इलेक्ट्रोड्स। तो जो हम लोग लार्जर इलेक्ट्रोड्स लेते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप एक फिलेट वेल्ड कर रहे हैं, ये आपका एक मेटल है, इसको आप दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप वेल्डिंग देते हैं तो जब आप लार्जर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो कई बार ये ना अंडर कटिंग हो जाता है, मतलब ये जो पेरेंट मेटल है ये आपका थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से कट जाता है। तो ये अंडर कटिंग का आपको एक एग्जाम्पल होता है यूज ऑफ लार्जर इलेक्ट्रोड। इनकम्प्लीट फ्यूजन का पहला 3 एग्जाम्पल होता है जिससे आपका इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी जो है यूज ऑफ लार्जर इलेक्ट्रोड्स वो आपके इनकम्प्लीट फ्यूजन का केस वो नहीं है, रीजन नहीं है, वो रीजन है आपका अंडर कटिंग का। आपका जो फेलियर मोड है उसमें से एक आपका होता है इनकम्प्लीट फ्यूजन। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपका एक जो डिफेक्ट है वो है इनकम्प्लीट फ्यूजन, एक डिफेक्ट है आपका अंडर कटिंग। तो ये जो अंडर कटिंग है, इस अंडर कटिंग का जो रीजन है वो है लार्जर इलेक्ट्रोड। अब क्वेश्चन आपसे अभी क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इनकम्प्लीट फ्यूजन का रीजन नहीं है। इसका मतलब है कि ये जब अंडर कटिंग का रीजन है तो इनकम्प्लीट फ्यूजन का रीजन नहीं होगा वो वाला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है, इफ द साइड ऑफ अ फिलेट वेल्ड इज 6 mm, द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इज डैश mm। आपका जो आपका साइज है फिलेट वेल्ड का वो आपका 6 mm का है, मतलब जो आपका साइड लिखा हुआ है, साइड का मतलब हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि ये आपका अगर वेल्डिंग है तो इसको हम लोग आपका साइड बोलते हैं। तो ये है आपका 6 mm का। इसका मतलब है कि आपको इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस निकालना है तो आपको K/6 करना पड़ेगा, K/T करते हैं। अब क्योंकि इसमें आपको कोई और डेटा नहीं दिया हुआ है, K का वैल्यू 0.7 से लेकर 0.5 तक जाता है, तो इस केस में आप क्या कंसिडर करेंगे कि जो आपका स्टैंडर्ड जो 90 डिग्री का आपका होता है, तो 90 डिग्री के केस में आप क्या करते हैं 0.7 लेकर के चलते हैं K का वैल्यू। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। जब कोई डेटा नहीं दिया रहेगा तो यही माना जाता है, क्योंकि हम लोग ये स्टैंडर्ड हम लोगों का फिलेट वेल्ड का डायग्राम होता है।
तो जब भी एग्जाम में आपके इस तरह का कोई डेटा नहीं दिया है तो आप 90 मानेंगे तो k = 0.7 हो जाएगा, 0.7 इंटू 6 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 4.2 mm। ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है 6 mm, 4.5 mm, 4.2 mm और 4 mm। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.2, मतलब है कि 14th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड्स आर डिजाइन फॉर, चाहे फिलेट आपका ट्रांसवर्स हो चाहे आपका वो लॉन्गिट्यूडनल हो, जो फिलेट वेल्ड्स होता है वो डिजाइन ही किया जाता है आपको शियर स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि हम आपको याद होगा कि हम लोग जो परमिसिबल स्ट्रेस लेते हैं वेल्ड के केस में वो 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हैं। वो 108 क्या है, वो आपका शियर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है कि ये ट्रांसवर्स है कि आपका लॉन्गिट्यूडनल है, फिलेट वेल्ड है, इसका मतलब है कि ये आपको शियर के लिए आपको डिजाइन किया गया होगा। तो ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और बेंडिंग स्ट्रेंथ। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसका 15th का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, शियर स्ट्रेंथ। वेल्ड के केस में हमेशा याद रखना है, जब हम लोग रिवेट करते हैं तो उसमें शेयरिंग, बियरिंग एंड टीयरिंग जैसे आप याद रखते हैं, उसी तरह वेल्ड के केस में आपको याद रखना है कि सब शेयरिंग में ही फेल होता है। तो शेयरिंग के केस में हम लोग उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो हम लोग 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15th है, सॉरी ये 15th था, क्वेश्चन नंबर 16th है द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड शुड। उसके बाद 4 ऑप्शंस है कि मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होता है। तो हम लोग फिलेट वेल्ड के बारे में पढ़े हैं कि 0 to 10 mm जब हम लोग प्लेट लेते हैं तो 3 mm का हम लोग मिनिमम देते हैं। 10 to 20 की बात करते हैं, मतलब 11 to 20 की बात करते हैं तो 5 mm हो जाता है। उसके बाद 21 से 30 की बात करते हैं तो 6 mm हो जाता है। 30 से 50 की बात करते हैं तो 8 mm हो जाता है, और उसके आगे आपका 8 mm और 10 mm करके ही चलता है। तो इसका मतलब है कि 0 to 10 mm का जो प्लेट होगा तो मिनिमम आपका कितना आ रहा है 3 mm। इसका मतलब है कि अगर आप 1 mm का भी अगर आप प्लेट ले रहे हैं तो भी आपको 3 mm देना ही पड़ेगा मिनिमम आपका वेल्ड का थिकनेस। तो इसका मतलब है कि मिनिमम आंसर हो गया आपका 3 mm। तो ऑप्शंस आपको क्या गिवन है, नॉट बी लेस देन 3 mm, बी लेस देन 3 mm, बी ग्रेटर देन 2 mm एंड ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट ज्वाइंट। तो हम लोगों को पता है कि 3 mm से इक्वल या उससे ज़्यादा तो एटलीस्ट होना पड़ेगा। 3 से ज़्यादा 5, 6, 8, 10 कुछ भी दे सकते हैं, मगर 3 mm तो देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 3 mm, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 17 द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इज k टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड। ये हम लोग जानते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k when एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस इज 80 डिग्री। मतलब कह रहा है कि जो हम लोगों का इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस होता है वो k इंटू टी होता है, ये आप जानते हैं। तो k का वैल्यू क्या होगा जब आपका जो एंगल होगा वो 80 डिग्री होगा। तो हम लोगों को पता है कि 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हम लोग k का वैल्यू जो होता है वो 0.7 लेकर के चलते हैं। तो 0.7 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है 0.5, 0.65, 0.7 और 1। तो हम लोगों का 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 0.7। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm लेंथ यूज्ड टू कनेक्ट 2 प्लेट्स ऑफ 10 mm थिकनेस विद 5 mm थिक वेल्ड यूजिंग ए लैप जॉइंट। मतलब 2 प्लेट है 10 mm का, उसको वो लैप जॉइंट से कनेक्ट कर रहा है। तो वो कह रहा है कि जो हम लोग वेल्डिंग करेंगे उसका स्ट्रेंथ बताइए पर mm लेंथ। मतलब जो स्ट्रेंथ हम लोग निकालेंगे वो स्ट्रेंथ किसके लिए होगा, पर mm, मतलब 1 mm लेंथ के लिए हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों का स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि L इंटू के टी इंटू टाउ होता है। टाउ आपका शेयर स्ट्रेस, इसका वैल्यू 108 होता है, ये तो हम लोगों को पता है। हम लोगों को L जो है ये क्वेश्चन में बता दिया है कि पर mm का मतलब है कि 1 mm होगा। आपको सिर्फ के टी निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, आपको स्ट्रेंथ पता चल जाएगा पर mm वेल्ड के लिए। अगर वेल्ड का लेंथ 10 mm होगा तो वो वैल्यू हम लोगों का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को सिर्फ के टी निकालना है। अब के टी निकालने के लिए आपको साइज बता दिया है, साइज है आपका 5 mm का वेल्ड है। अब 5 mm का वेल्ड है और लैप ज्वाइंट कर रहे हैं इस तरह से, इसका मतलब है कि ये आपको 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री बन रहा है तो के टी हम लोगों का कितना निकलेगा 0.7 इंटू 5, ये आ जाएगा 3.5 mm। अब इसको हम लोगों को एक जगह और चेक करना होगा क्योंकि दे रहा है कि 2 प्लेट है 10 mm का। तो 0 to 10 mm के लिए हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि मिनिमम हम लोगों को 3 mm देना पड़ता है। तो ये 3 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये वाला जो KT है ये ओके है, ये हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 1 इंटू 3.5 इंटू 108 करेंगे। तो ये जो हम लोगों का स्ट्रेंथ आएगा वो आपका आएगा पर mm लेंथ के लिए। तो ये आ जाएगा आपका 378 न्यूटन। तो ऑप्शन है आपका A 270 न्यूटन, B 378 न्यूटन, C 642.6 और D है 226.8। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका B। तो 18 का करेक्ट ऑप्शन होगा B 378 न्यूटन।
19 है लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड फॉर अ 6 mm थिक वेल्ड विथ 90 डिग्री एंगल टू बियर अ लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन इज। सेम इसी को आप रिपीट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, मतलब ये स्ट्रेंथ P इज इक्वल टू L इंटू के टी इंटू सिग्मा, आप टाउ आपको पता रहता है। अब वो क्या कहता है कि लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड निकालिए, तो लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड निकालना है तो P डिवाइडेड बाई के टी इंटू टाउ कर देना है। तो P हम लोगों को पता है 100 है किलो न्यूटन, तो न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई, अब ये कह रहा है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है और साइज जो है वो आपका 6 mm दिया हुआ था, तो हम लोग यहीं पे डायरेक्टली 0.7 इंटू 6 कर देंगे, 90 के लिए 0.7 होता है और इंटू टाउ हम लोगों को पता है 108 होता है। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 4.2 इंटू 108, ये आ रहा है 220.45 mm। ये लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड आपका निकल करके आ रहा है। अब आपके ऑप्शंस में क्या दिया है, 220.5 mm, B 0.22 mm, C 158.73 mm, D नन ऑफ दिस। तो क्योंकि 220.45 आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं कि 220.5 mm राउंड फिगर में, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 19 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए, 220.5 mm। लास्ट 20th क्वेश्चन है, थ्रॉट थिकनेस फॉर 6 mm वेल्ड विथ 110 डिग्री एंगल इज। मतलब अब आपका कह रहा है कि जब आपका 110 डिग्री आपका एंगल हो जाएगा तो थ्रॉट थिकनेस ऑफ 6 mm वेल्ड कितना होगा। तो हम लोगों को पता है कि 107 डिग्री से 113 डिग्री तक के लिए के का वैल्यू कितना होता है 0.55 और 114 से 120 तक के लिए के का होता है 0.5। तो आपका 110 डिग्री के लिए पूछ रहा है तो 110 डिग्री यहाँ लाई करता है, इसका मतलब है कि के का वैल्यू 0.55 हो जाएगा। अब आपको 6 mm का दिया हुआ है तो 0.55 इंटू 6 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 3.3 mm। तो ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर सी है 3.3 mm। तो 20 का आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग आज क्लास में 20 क्वेश्चंस वेल्डेड कनेक्शन के डिस्कस कर लिए हैं। इस 20 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। इससे ज़्यादा या इससे अलग और कुछ वेल्डेड कनेक्शन में वर्किंग स्ट्रेस मेथड में और नहीं हो सकता है। तो आई होप कि अब जब आप एसबीटी का एग्जाम देने जाएंगे, जो आप सेमेस्टर एग्जाम देंगे, उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव्स अगर आपके आते हैं कनेक्शन चैप्टर से, तो वो आपको रिवेटेड और वेल्डेड इन दोनों से मिला करके हम लोग उधर रिवेटेड में 25 क्वेश्चंस किए हैं और इधर वेल्डेड में 20 क्वेश्चंस किए हैं। तो टोटल 45 क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कस किए हैं। इस 45 के अंदर में से ही आपको सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यूनिट नंबर 2 को हम लोग आज कंप्लीट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वाला क्लास जो हम लोगों का अगले वीक होगा तो उस वाले में हम लोग टेंशन मेंबर के पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले क्लास में कंप्रेशन मेंबर और इसी तरह से रूफ ट्रस और बीम के हम लोग ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। तो होपफुली 4 या 5 क्लासेस के अंदर आपका जो स्टील स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हम लोग कवर कर लेंगे, ताकि अगर आपका एग्जाम 28 या 29 से अगर होता है तो उस केस में आपका जो ऑब्जेक्टिव का जो प्रिपरेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अगर हम लोगों के पास कुछ रिमेनिंग टाइम रहता है या आपका एग्जाम अगर आगे पोस्टपोन हो जाता है तो हम लोग उसमें न्यूमेरिकल्स को कुछ हर यूनिट से कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स का भी हम लोग प्रैक्टिस कर सकेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ नया नया कॉन्सेप्ट्स हम लोग लाएंगे या डिफरेंट क्वेश्चंस लाएंगे जिसको हम लोग किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। इससे आपका न्यूमेरिकल में भी अगर कोई आपका डाउट आ रहा होगा तो वो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज के क्लास में हम लोग जो ये डिस्कस किए हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।